चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्लेट रूपांतरित रूप किसका है? स्लेट किसका है? सेल का है। हाँ, स्लेट रूपांतरित रूप किसका है? तो सेल का है। ठीक है, सेल का। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना को मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ होती है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, तीसरा होता है केंद्रीय चट्टान। तो उत्पत्ति के आधार पे जो है ना, यह 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और केंद्रीय चट्टान होती है। इधर रहिए। आगे अग्नेय चट्टान का रूपांतरण क्या क्या है? अग्नेय चट्टान का रूपांतरण तो बताइए। अग्नेय चट्टान दिया, केंद्रित रूप दिया। बताइए कि ग्रेनाइट क्या होगा? ग्रेनाइट का नीस होगा। साइनाइट का सैनाइट नीस होगा। साइनाइट का सैनाइट नीस होगा। ग्रेवो का क्या होगा? सर्पेंटाइन। ग्रेवो का क्या होगा? सर्पेंटाइन। तो ग्रेवो का सर्पेंटाइन है। बेसाल का क्या है? तो सिस्ट है। ठीक है, बेसाल का क्या होगा? सिस्ट होगा। और बिटुमिनस कोयला क्या होगा? बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट है। बिटुमिनस कोयला क्या है? ग्रेफाइट। तो याद रखिएगा कि अग्नेय चट्टान का जो रूपांतरण है ना, वो ग्रेनाइट का नीस है, साइनाइट का साइनाइट नीस है, ग्रेवो का सर्पेंटाइन है, बेसाल का सिस्ट है और बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट है। अब है केंद्रित चट्टान का रूपांतरण। बताइए कि अब स्लेट का क्या होता है? स्लेट का फाइलाइट। स्लेट का फाइलाइट। फाइलाइट का क्या होगा? फाइलाइट का तो सिस्ट होगा। ठीक है, अगला है अवसादी चट्टान का रूपांतरण। अवसादी में क्या है? तो बताइएगा सपिंड का क्या होगा? सपिंड का संपिंड सिस्ट होगा। सपिंड का संपिंड सिस्ट। बलुआ पत्थर क्या होगा? बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट होगा। सेल का स्लेट। सेल का स्लेट। चूना पत्थर का संगमरमर। और लिग्नाइट का क्या होगा? लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट हो, एंथ्रोसाइट। हाँ, तो अब सारी चट्टान का रूपांतरण है ना, संपिंड का संपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट, सेल का स्लेट और चूना पत्थर का संगमरमर और लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट कोयला होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? बिहार के राज्यपाल। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की है? बिहार के राज्यपाल। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बोल रहा है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है ना, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, तो राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। अनुच्छेद 167 में बोला गया कि अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 167 में क्या बोला गया ना कि राज्यपाल को राज्य शासन के संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री क्या होता है? संवैधानिक कर्तव्य होता है। आगे बोला है राज्यपाल दिया हुआ है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। वह दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे पहला पॉइंट है कि राज्य के प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करते हैं। आगे दिया अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परंतु 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आगे बोल रहा है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार क्या बोला गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक अपने पद पर बना रहेगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 156 का 1 के तहत। ठीक है, आगे बोल रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है या उसी राज्य से फिर से नियुक्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है ना, एक राज्य से दूसरे स्थान में मतलब स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या तो उसी राज्य को फिर से दोबारा राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा अनुच्छेद 156 का 2
के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पदमुक्त हो सकता है। तो बताइए कि कौन सा अनुच्छेद में जो है ना राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पदमुक्त हो सकता है? 156 के 2 के तहत। 56 के 2। हाँ, आगे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्य उच्च न्यायालय के उप न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत जो है ना राज्यपाल उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करता है? तो अपना पद ग्रहण करता है। आगे है राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। 52 में 53 में अनुच्छेद 53 में घोषणा की गई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बताइएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति जो है ना भारत राज्य का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? भारत राज्य का प्रमुख होता है। आगे बोल रहा है संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। ठीक है, तो संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। आगे बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है उपराष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के सदस्य जो है ना राष्ट्रपति में शामिल नहीं होते हैं। आगे बोल रहा उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। आगे बोल रहा है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये बोला गया अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 एवं 89 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो क्या होगा? बिहार का द्वितीय राजभाषा जो है ना उर्दू है। उर्दू बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? तो उर्दू है। बिहार की प्रथम राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। प्रथम बोलेगा तो हिंदी, दूसरा बोलेगा तो उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो क्या होगा? राजकीय वृक्ष जो है ना पीपल है। राजकीय पशु बोलेगा तो क्या होगा? बैल। 2013 से पहले रीछ था, रीछ। ठीक है, अब लेकिन बैल है। राजकीय पक्षी बोलेगा तो गौरैया। राजकीय पक्षी बोलेगा तो गौरैया। पहले नीलकंठ नकता था। ठीक है, अब बिहार दिवस के बारे में बोल रहा है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बोल रहा है बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान में। तो बोल रहा है कि बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान में। बोल रहा है कि वर्तमान में बिहार राज्य की वर्तमान में उड़ीसा संयुक्त रूप से एक ही प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो उड़ीसा संयुक्त रूप से एक ही प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। बिहार राज्य की अन्य भाषाएं क्या है? तो क्या होगा? बिहार राज्य की प्रमुख अन्य भाषाएं जो है ना मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, बजिका तथा अंगिका है। आगे बोल रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कौन है? अभी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी वर्तमान में कौन है उप मुख्यमंत्री? सुशील कुमार मोदी। अभी उस समय था ना, अभी तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ये। सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी। हाँ, उप मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी है, विजय कुमार सिन्हा है। ये उस समय का क्वेश्चन था, उसमें था तेजस्वी था मुख्यमंत्री था, और लेकिन क्वेश्चन जब पूछा था उसमें सुशील कुमार मोदी था। अब वर्तमान में जो है राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर सही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही है, और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है। पता नहीं ये गलत है, शायद नहीं है ना। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है वर्तमान में? नहीं है। अब विधानसभा अध्यक्ष जो है अवध बिहारी चौधरी है, ये भी गलत है, तो कोई और है। ठीक है ना, बिहार
बनाए कौन किशोर यादव। हाँ हाँ, नंदकिशोर यादव, नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष बोलेगा नंदकिशोर यादव है। आम अधिवक्ता PK शाही 13 जनवरी 2023 है, ये सही है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त बोलेगा श्री HR श्रीनिवासन, इसको देखना पड़ेगा। और लोकायुक्त बिहार का डॉक्टर श्याम किशोर शर्मा है। और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार नहीं है, अतुल प्रसाद नहीं है, कोई और है, यहाँ पे हट गया है, ठीक है। सब बदल गया। हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है ना, ये कौन तो है, नहीं देखिए तो। और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बोलेगा तो अश्वमेघ देवी है, ये सब पहले का है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था, बताइए क्या होगा, उसमें का क्वेश्चन है। आप हाँ, तो हम आप है रेडियो, इसको तो उतना पढ़ना नहीं है। तो इसका आगे देखते हैं कि विश्व रेडियो दिवस जो है ना 2022 का विषय थीम रेडियो और विश्वास है। विश्व रेडियो दिवस 2022 का बोलेगा तो थीम है ना रेडियो और विश्वास है। 5 नंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 5 नंबर को क्या मनाते हैं, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। और 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, ठीक है। और 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया। 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया। और 2023 में विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या है, रेडियो और शांति है, याद रखिएगा। तो 22-23 का जो है ना जो है विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है, तो रेडियो और शांति है। आगे है 87 नंबर, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी, कौन किया था, जनरल मोटर्स। हाँ, किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपनी वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की थी, जनरल मोटर। जनरल मोटर ने वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री घोषणा 18 मई 2017 को किया था। आगे केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है, 1 रुपए का नोट। 1 रुपये का नोट होगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई, 1 रुपये का नोट, ठीक है। हाँ, बोल रहा आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को 1 रुपये का नोट जारी करने का घोषणा किया गया था। और भारतीय नोटों के रंग उनके छापे हुए चित्र क्या क्या है, तो देखिए 10 रुपये का नोट कैसा होता है, उस पर किसका चित्र अंकित है, 10 रुपये का। 10 रुपए का चॉकलेटी ब्राउन होता है, ये कोण का सूर्य मंदिर पे रहता है। हाँ, 10 रुपये का जो है नोट है ना, उस चॉकलेट ब्राउन होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलेगा तो 10 रुपये के नोट पे है। 20 रुपये बताइए, 20 रुपये। 20 रुपए के 20 रुपये का जो है ना हरित पीला है और येलो गुफाएं हैं। और 50 रुपये का क्या है, 50 रुपए के फ्लोरोसेंट ब्लू है। हम्पी का पत्थर से बना रहता। 50 रुपये का नोट का रंग जो है ना फ्लोरोसेंट ब्लू है, इस पे हम्पी का पत्थर से बना रहा तो बोलेगा तो 50 रुपये का है। 100 रुपये में क्या होगा, 100 रुपये 100 रुपए के लेवेंडर कलर है, अडानी का 100 रुपये का जो है ना लेवेंडर कलर है और रानी का भाव इस पे है। और 200 रुपये का नोट का कलर कैसा है, इस पे कौन सा चित्र अंकित है, 200 रुपये का। 200 रुपए का ब्राइट येलो और सांची स्तूप है। हाँ, 200 रुपये का नोट जो है ना ब्राइट येलो है, सांची का स्तूप बोलेगा 200 रुपये के नोट पे। 500 रुपये बोले तो 500 रुपए के स्टोन ग्रे है, लाल किला। 500 रुपये का नोट पे स्टोन ग्रे है, ये लाल किला स्थित है। और 2000 रुपये के नोट पे किसका अंकित अंकित है, 2000 का नोट। 2000 रुपए के मेजेंटा है, मंगलयान। हाँ, 2000 रुपये के नोट जो है ना इसका रंग मैजेंटा है, मंगलयान है। तो यार रखिए 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और 20 रुपये का नोट जो है हरित पीला है, इस पे लोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये का नोट फ्लोरेसेंट ब्लू है, इस पे हम्पी का पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये का नोट जो है लेवेंडर कलर है, रानी का भाव है। और 200 रुपये के नोट ब्रांड वेलो है, सांची स्तूप है। 500 रुपये के नोट स्टोन ग्रेन है, लाल किला है। और 2000 रुपये के नोट पे मैजेंटा है, ये मंगलयान है। आगे है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे, क्या होगा, बिहार के थे। हाँ, बिहार के। बोल रहा है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने को समय बिहार के राज्यपाल पद पर थे। और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक थे। तो इधर की PT एग्जाम में पूछा हुआ है 64 पोस्ट वाला में। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है कब तक रहे थे, तो 25 जुलाई 2017 से लेके 25 जुलाई 2022 तक रहे थे, ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के द्वितीय दलित उपराष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद क्या है, तो भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। अब भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर RK नारायण क्रमानुसार 10वें क्रम 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक थे। तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर RK नारायण जो है ना क्रम में कैमा थे, कितना तक रहे थे,
करल में थे दर्शवा 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। तो भारत के प्रथम जो दलित राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर के नारायण थे। इनका जो क्रम था 10वां था और 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक थे। भारत है एक, क्या है भारत एक? भारत एक जो है ना क्या है, तो भारत एक जो है इनमें से कोई नहीं, मतलब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। भारत एक जो है ना पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। बोल रहा है विश्व पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ जो है कि सभी धर्म एक समान है, ठीक है, सही बात है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? सभी धर्म एक समान है। आगे विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, क्या होगा? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है ना, तो IBRD है, ठीक है, IBRD। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो IBRD है। विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD विश्वव्यापी पुनर्निर्माण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में हुआ था। हाँ, तो विश्व बैंक का दूसरा नाम जो है ना IBRD विश्वव्यापी पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना 1944 में IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में के तहत हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए ना कि इसकी IBRD का स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना में 1944 ईस्वी में IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है WTO का। और विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर दिसंबर 1996 में हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। वर्तमान में इसके महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला है, जो नाइजीरियन है, नाइजीरियन। अगला बोल रहा है कि WTO की सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164 है, ठीक है। और 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है, याद रखिए। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बारे में बोल रहा है। इसका स्थापना कब हुआ था? IMF का स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को IMF का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, USA में है। और IMF के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 190 है। 190वां देश कौन सा है? तो अंडोरा है। हाँ, तो IMF का स्थापना 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। IMF के सदस्य देशों की संख्या 190वां देश बोलेगा अंडोरा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जीवा है, ठीक है, वर्तमान में IMF का। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसके बारे में बोल रहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बस्तियों के लिए बैंक केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था कब? 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। देख रहे हैं क्वेश्चन लगातार 1945 दो तीन पूछ दिया है और संस्थान ही पूछा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अब क्या पूछ जाएगा कोई पता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 देश कौन सा? दक्षिणी सूडान है, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महानिदेशक बोलेगा तो प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के हैं। फरवरी 1946 से लेकर नवंबर 1952 तक थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव बोलेगा तो ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। फरवरी 1946 से बढ़ाकर नवंबर 1952 तक रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बोलेगा एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, जनवरी 2017 से अब तक हैं, याद रखिएगा। तो UNO का जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के, जनवरी 2017 से अब तक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होता है, ठीक है। एक होता है महासभा, एक होता है सुरक्षा परिषद, एक होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और एक होता है प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होता है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? क्या होगा? चीन में है। हाँ, चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ है? तो चीन में है। बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। चीन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट है। 500 मीटर
अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। तो फास्ट का जो है ना बोल रहा है इसका क्या है, तो 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। यह परियोजना अंतरिक्ष में रेडियो तरंग को महसूस करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित, चीन में स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो है ना चीन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। यह परियोजना अंतरिक्ष रेडियो तरंग को महसूस करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, बताइए कौन सा है, तो मोआ है, मोआ। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, तो मोआ है। न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी जो है ना विलुप्त पक्षी है। और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और यह ना उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का मोआ पक्षी विलुप्त है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी होता है। यह उड़ ना सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस, विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 64 पोस्ट में। तो विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। बाल दिवस को मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और सुरक्षित मातृत्व दिवस को मनाते हैं 9 मई को। पूछे हैं कि सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं, तो 9 मई को मनाते हैं। आगे टीआरपी का अर्थ क्या होता है, टीआरपी का अर्थ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टीआरपी का टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। अगर किसी चैनल का टीआरपी कम है या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पे पड़ता है। अगर किसी चैनल का टीआरपी, आजकल भारत में यही सब हो रहा है, टीआरपी सब मीडिया ही कर रहा है, गोदी मीडिया। अगर किसी चैनल का टीआरपी कम है या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पे पड़ता है। अगला, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई थी, कौन था, लीग ऑफ नेशंस था, लीग ऑफ नेशंस। कौन सा बोल रहा है, कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई, तो लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो है ना, लीग ऑफ नेशंस विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई, 1946 में भंग हो गई। अगला है नोर्डिक अलायंस। इसकी स्थापना, नोर्डिक अलायंस का स्थापना 2004 को आइसलैंड के रेकजविक में हुआ था। तो नॉर्डिक अलायंस का स्थापना 2004 में आइसलैंड के रेकजविक में हुआ था। यह नॉर्डिक वामपंथी दलों का एक संगठबंधन है, नॉर्डिक अलायंस। और बाल्कन अलायंस क्या है, तो यह सैन्य गठबंधन है। ठीक है, अगला एशियन काउंसिल, ये क्या है, तो एशिया परिषद एशिया की प्रमुख चुनौतियों और एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह एक सतत विस्तृत मंच के रूप में सेवा करने के लिए 2016 में क्या हुआ, गठित एक अखिल एशियाई संगठन है। ठीक है, याद रखिएगा। बोल रहा है एशियन काउंसिल क्या है, तो एशिया परिषद एशिया की प्रमुख चुनौतियों और एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सतत विस्तृत मंच के रूप में सेवा करने के लिए 2016 में गठित एक अखिल एशियाई संगठन है। आगे बोल रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है, टोक्यो और दोहा में है। आगे बोल रहा है 98 नंबर, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है किससे, शिशु मृत्यु दर से पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है शिशु मृत्यु दर से। समुदाय के स्वास्थ्य का पता शिशु मृत्यु दर से पता चलता है। शिशु मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशु की संख्या को दर्शाती है। बोला शिशु मृत्यु दर क्या है, कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशु की संख्या है। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालना रहेगा तो क्या होगा, 1 वर्ष में शिशु की मौतों की संख्या अब बटा 1 वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुना 1000 करेंगे तो शिशु मृत्यु दर निकलेगा। आगे बोल रहा मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं में से जितनी महिलाएं प्रसव के समय या गर्भाशय की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर ही मृत्यु का शिकार हो जाती है, ठीक है, उसे मातृ मृत्यु दर कहते हैं। बोल रहा है ना कि मातृ मृत्यु दर किसको बोलेंगे, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में से प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं में से जितनी महिलाएं प्रसव के समय या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर एक मृत्यु का शिकार हो जाती है, उसे मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। आगे अशोधित जन्म दर, हाँ, रूट बर्थ रेट। अशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र के विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 वर्ष में पंजीकृत जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को अवशोषित जन्म दर कहते हैं। अवशोषित जन्म दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, निर्धारित क्षेत्रों में 1 वर्ष में कुल जीवित जन्म
बटा अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या गुना 1000 करेंगे, अशोधित जन्म दर निकलेगा। अगला शोधित जन्म दर, रिफाइंड बर्थ रेट, ठीक है। बोल रहा है शोधित जन्म दर क्या है, तो जब अशोधित जन्म दर 5% उन बच्चों के लिए पंजीकृत नहीं है, इसलिए उन्हें अशोधित जन्म दर में शामिल नहीं किया गया है और जोड़ देते हैं, तो इसे शोधित जन्म दर कहते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है अशोधित मृत्यु दर क्या है, तो क्रूड डेथ रेट। बोल रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृत्युओं की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। तब अशोधित मृत्यु दर क्या है, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृत्यु की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। अशोधित मृत्यु दर निकालना रहेगा, निर्धारित क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल मृतकों बटा अनुमानित मध्य वर्ग में जनसंख्या गुना 1000 करेंगे तो अशोधित मृत्यु दर निकलेगा। आगे बोला शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। शिशु मृत्यु दर किसी क्षेत्र में विशेष एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर निकालना रहेगा, क्या करेंगे, एक वर्ष में शिशु की मौतों की संख्या, एक वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या बटा एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या बटा गुना 1000 करेंगे तो शिशु मृत्यु दर निकलेगा। एक वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या बटा, हाँ बोलिए। ये पूछे ऐसा अच्छे हुए हैं। हाँ, आगे बोल रहा है कि बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। बाल मृत्यु दर क्या है, तो किसी दिए हुए क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या के संदर्भ में 0 से 5 वर्ष के बीच मृत बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। तो बाल मृत्यु दर किसको बोलेंगे, किसी दिए हुए क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में 0 से 5 वर्ष के बीच मृत बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। बाल मृत्यु दर निकालना रहेगा, क्या करेंगे, एक वर्ष में 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की मौतों की संख्या एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या कोई ना 1000 से गुना करेंगे तो बाल मृत्यु दर निकलेगा। तो बाल मृत्यु दर निकालना रहेगा, तो एक वर्ष में 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या मौतों की संख्या गुना बटा एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुना 1000। आगे है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है, तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। अगला है कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो कागज का जो है ना पश्चिम बंगाल कौन कौन है, टीटागढ़ है, रानीगंज, त्रिवेणी आदि, ये सभी क्या है, कागज का मतलब उत्पादक जगह है पश्चिम बंगाल में। और बिहार में बोलेगा तो पटना है, बरौनी है, समस्तीपुर आदि है। झारखंड में क्या है, संथाल है, परगना है। उत्तर प्रदेश में क्या है, सिकंदराबाद है, मेरठ है, सहारनपुर आदि है। तो कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन है, टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर। झारखंड में संथाल, परगना आदि। और उत्तर प्रदेश में सिकंदरा, मेरठ, सहारनपुर। अब भारत बोल रहा है कि भारत में सबसे पहली कागज मिल जो है ना 1832 में पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में स्थापित किया गया था। तो भारत में सबसे पहली कागज का मिल 1832 में कहाँ स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किया गया था। और कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। वो ना जो खोला गया था असफल रह गया था, लेकिन कागज का पहला सफल कारखाना बोलेगा तो कब और कहाँ स्थापित किया गया था, 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। आगे बोल रहा है कागज उद्योग में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कॉस्टिक सोडा, सोडियम फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, चूना और जल आदि होते हैं। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज को बनाने का सरकारी दस्त कारखाना है। होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। चीनी उद्योग, भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुआ था, 1903 में बिहार में पहली बार चीनी मिल की स्थापना के समय हुआ था। ठीक है, तो चीनी उद्योग के बारे में बोल रहा है कि भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के समय हुई। चीनी उद्योग में से संबंधित राज्य, तब बोल रहा है कि चीनी उद्योग से संबंधित राज्य कौन कौन है, बिहार के कौन है, मोतिहारी, सुगौली, मूसा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण आदि। तो चीनी उद्योग से संबंधित राज्य कौन है, बिहार में मोतिहारी, सुगौली, सासा मूसा, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण। उत्तर प्रदेश में कौन है, देवरिया है, भटनी है, बुलंदशहर है, गोंडा है। महाराष्ट्र में कौन है, तो मानसड़ है, नासिक है, सोलापुर है, कोल्हारपुर है। पश्चिम बंगाल में कौन है, तो बेलडांगा, पलासी, हावड़ा आदि है। पंजाब में कौन है, हमीरा है, फगवाड़ा है, अमृतसर है। हरियाणा में क्या है, तो जगधारी एवं रोहतक है। राजस्थान में क्या है, तो गंगानगर, भोपाल सागर है। आंध्र प्रदेश में क्या है, सीतापुरम, पिठापुरम, विजयवाड़ा एवं संबल कोटा, ये सभी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पिठापुरम, विजयवाड़ा एवं संबल कोटा। आगे तमिलनाडु में क्या है, अराकाट, मदुरई आदि है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। ठीक है,
तो दूसरी प्रश्न परीक्षा योजना कब से कब था? 56 से 61 था। इसमें स्थापित जो है ना, पहला हुआ था भिलाई, ठीक है, इस्पात संयंत्र। स्थापना कब हुआ था भिलाई का? 1955 में हुआ था। 1955 और ये तो तत्कालीन छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला में स्थित है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और दूसरा, और इसका जो है ना भिलाई याद रखिए रूस की सहायता से किया गया। और दूसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1955 में ही हुआ था। उद्घाटन हुआ था 1959 में, स्थापना हुआ था 55 में। उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। और ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित बोकारो, तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य के अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई है, ठीक है, की गई थी। आगे है चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र बोलेगा तो सलेम तमिलनाडु में है। ये जो है ना चौथी पंचवर्षीय में स्थापित हुआ था सलेम इस्पात संयंत्र। इस विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में, भारत में है। का पहला तटवर्ती इस्पात जो है ना कारखाना लगाया गया था। और विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है हॉस्पेट बेलारी जिला कर्नाटक जो है कर्नाटक में है। तो विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है ना हॉस्पेट बेलारी जिला कर्नाटक का है। आगे बोला सूती वस्त्र, सूती वस्त्र के बारे में बोल रहा है ना कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु असफल रही थी। तो एक आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल का स्थापना कब और कहाँ किया गया था और क्या क्या रहा था, बताइए। 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल का स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, यह किंतु असफल रहा था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो 1854 में बम्बई के कवासजी टावर के द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहला सफल कारखाना कब और कहाँ खोला गया, तो क्या होगा? सबसे पहले मुंबई में कवासजी द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुई। तो सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में बम्बई में कवासजी टावर के द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुई। आगे बोला मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जानते हैं। मुंबई को जो है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में उपनाम से जानते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सबको पता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, और अहमदाबाद को क्या कहता है? भारत का बोस्टन। तो याद रखिए, भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो क्या होगा? उत्तर भारत का कानपुर। कानपुर उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 100 है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, धर्म है और धर्म ग्रंथ है। हिंदू किसका है? हिंदू का कौन सा धर्म ग्रंथ है? क्या होगा? रामायण और महाभारत है। हिंदू का रामायण महाभारत है। ईसाई का बाइबिल है। ईसाई क्या है? तो बाइबिल। इस्लाम का क्या है? इस्लाम का कुरान। सिख का क्या है? सिख का गुरु ग्रंथ साहिब। पारसी का जैन अवस्था। यहूदी का तोराह। जैन का क्या होगा? कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। और बौद्ध का त्रिपिटक। याद रखिएगा कि हिंदू का रामायण महाभारत, ईसाई का बाइबिल, इस्लाम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, पारसी का जैन अवस्था, यहूदी का तोराह, जैन का कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, बौद्ध का त्रिपिटक है। आगे आइए। इसका सेट नंबर जो है ना 100 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। 15/4/2018 का सेट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है ना इसमें क्या दिया हुआ है? इतिहास दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल इसको चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जितना होगा डेली करेंगे।